गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि अप्रैल से जून महीने का जो क्वार्टर था, जो कि आप 2025 का क्वार्टर वन आप कह सकते हो, इसमें हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.8% आई है। एंड ये अपने आप में बहुत ही शानदार ग्रोथ रेट है। इसका रीज़न यही है कि आप नोटिस करें कि थोड़े टाइम पहले आरबीआई ने एस्टिमेटेड आंकड़ा दिया था कि शायद इस क्वार्टर 6.5% के आसपास की ग्रोथ होगी। तो 6.5% के मुकाबले तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। एक्सपेक्टेशंस को हमने हेविली बीट किया है। एंड पिछले 5 क्वार्टर के अंदर ये आपको सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। अब इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे कारण आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बेहतर होना, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, इन सब ने बहुत शानदार ग्रोथ दिखाई है। एंड दैट इज़ वाई हमारे ये नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। अब यहाँ पर आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर टेंस। यानी कि भाई प्रेजेंट में सिचुएशन तो बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर फ्यूचर के रिगार्डिंग बहुत सारे कंसर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कंसर्न्स किस बात के? कंसर्न्स हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के। किस तरह के कंसर्न्स? क्योंकि आप इसका अंडरस्टैंड करो कि जो टैरिफ है वो लगना भारत पे स्टार्ट हो चुका है, और उस वजह से आपको रुपए में गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। रुपया हमारा 88 रुपीज़ पे पहुंच गया है। एंड ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर हो सकता है $1 90 को भी यहाँ पे पहुंच जाए। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो रुपये का आने वाले टाइम के अंदर बहुत गिरावट होगी, डेप्रिसिएशन होगा रुपए का, ऐसा यहाँ पे एक्सपर्ट्स का कहना है। बाकी दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी वो टोक्यो गए हैं जापान में, राइट। एंड वहाँ उन्होंने मुलाकात करी जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ। एंड यहाँ पर प्रधानमंत्री ने ये भी बोला कि भारत बहुत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी के अंदर आप जानते ही होंगे कि यूएसए टॉप पे है, चाइना दूसरे नंबर पे है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जर्मनी देखने को मिलेगा, एंड चौथे नंबर पे इंडिया है। पहले जापान हुआ करता था, बट अभी इंडिया आ चुका है। एंड भारत जर्मनी को भी नॉमिनल जीडीपी की टर्म्स के अंदर। अब देखो, पिछले कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले इनफैक्ट ट्रंप ने बोला था कि भारत और रशिया की इकॉनमी डेड इकॉनमी है। तो प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोलकर कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं वो डेड इकॉनमी वाला जो बात थी ना, उसको गलत प्रूव करने की यहाँ पे उन्होंने कोशिश करी है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि 2 सितंबर बहुत ही शानदार दिन होने वाला है, क्योंकि यूपीएससी का सबसे बड़ा फैकल्टी रिवील इसी दिन होगा। अलग सर, सुमित सर, दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि यूपीएससी को जो भी अलग 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 बच्चों को इशू आते हैं, उन इश्यूज को भी हम यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। एंड हम इसीलिए मिल रहे हैं 2 सितंबर को प्रयागराज के अंदर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स आप प्रयागराज से हैं वो डेफिनेटली हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है, रजिस्टर करना है, एंड आपको बहुत सारे यहाँ पे सरप्राइजेस भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ ओनली एस यूपीएससी चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, डेट याद रखिएगा, 2 सितंबर प्रयागराज आप सब जुड़ सकते हैं। दोस्तों, डेट है आज की 30 अगस्त 2025, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें यहाँ पे डिस्कस करना है वो है महात्मा अयंकली जी के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने इनकी जयंती के ऊपर यहाँ पे ट्रिब्यूट पे किए, तो हमें थोड़ा सा इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमारे फ्रीडम फाइटर्स होते हैं या कुछ सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं, उनका योगदान बहुत ज़्यादा होता है, पर हमें उनका नाम थोड़ा कम सुनने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर भी एक ऐसे ही आपको फिगर मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ। दरअसल में ना, इनको केरला के अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का रोल रहा देश की वेलफेयर और देश के अंदर रिफॉर्म्स लाने के अंदर, उसी तरह से महात्मा अयंकली जी ने केरला के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया। इनका जन्म 1863 में ट्रेवेनकोर में हुआ था, एंड ये पुलयार कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, जो कि केरला में सबसे ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ में से एक थी। अब इन्होंने अपने बचपन के अंदर ही बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया कास्ट की वजह से। फॉर एग्जांपल, इनको एजुकेशन डिनाई किया गया, सड़कें, टेम्पल, स्कूल्स, वहाँ पर ये जाने से इनको रोका जाता था। एंड इसीलिए इन्होंने आगे जाके लाइफ में बहुत सारे काम किए। जैसे इनका एक बहुत ही फेमस स्लोगन आप कह सकते हो, विलेकल समरम, यानी कि स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, राइट। कोशिश ये करी गई इनके द्वारा कि दलित बच्चे भी स्कूलों में पढ़ पाएं, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। अब शुरुआत में तो क्या हुआ, जो अपर कास्ट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा विद्रोह किया कि ऐसे कैसे हो सकता है,
बट इन दी एंड इनके स्ट्रगल की वजह से जो ट्रेवेनकोर स्टेट थी उनको इनकी बात माननी पड़ी, एंड जिस वजह से दलित बच्चों को भी एजुकेशन मिलनी स्टार्ट हुई। एंड आप नोटिस कर पाओगे इनका मानना था कि शिक्षा से ही लिबरेशन का रास्ता खुलता है। एग्जैक्ट सेम बात डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी यहाँ पे बोली हुई है। इसके अलावा दोस्तों एग्रीकल्चर लेबर मूवमेंट, इंडिया में पहली बार कोई एग्रीकल्चर लेबर स्ट्राइक हुई थी, वो दरअसल में महात्मा अयंगली जी ने ही करवाई थी। एंड इसके माध्यम से जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने एग्रीकल्चर वर्कर्स की जो सिचुएशंस थी उनको थोड़ा सा बेहतर किया गया, तो ये भी काफ़ी सक्सेसफुल हुए। उसके अलावा अगर हम बात करें, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करी, साधु जन परिपालना संगम, ताकि दलित्स को अपलिफ्ट कर पाएं, उनमें एजुकेशन दी जा पाए। इसके साथ ही साथ इन्होंने ये कोशिश करी कि पहले पता क्या होता था, सड़कों के ऊपर कुछ सड़कें ऐसी थी जहां पर हर कोई चल सकता है, कुछ सड़कें ऐसी थी जिनके ऊपर दलित का चलना मना था। तो इन्होंने यहाँ पर उन पब्लिक राइट्स के लिए भी यहाँ पे आवाज उठाई, एंड जिस वजह से आप जानते हो आगे जाके वाइकोम सत्याग्रह में भी यही होता है, वहां पर भी टेम्पल्स के रिगार्डिंग और आपकी जो रोड्स होती हैं, ठीक है, वो रोड का एक्सेस उनको यहाँ पे मिलने लग जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये श्री मूलम प्रजा सभा, जो कि त्रावणकोर की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके लिए भी इनको नॉमिनेट किया जाता है, एंड उसके माध्यम से भी लैंड रिफॉर्म्स एजुकेशन के लिए ये आवाज उठाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इसीलिए इनको महात्मा का दर्जा इनको दिया गया है, इनको केरला के अंबेडकर के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है, एंड भारत सरकार भी और केरला सरकार इनके रोल को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर रही है। नेक्स्ट आते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारे सामने वो नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 है। दोस्तों कल हमने सेलिब्रेट किया 29 ऑफ अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे। दरअसल में नेशनल स्पोर्ट्स डे और कुछ नहीं, ये हमारे जो हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद जी, उनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में यहाँ पे हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का जो थीम था वो था 1 घंटा खेल के मैदान में। देखो फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमें भी ना हर रोज़ लगभग 60 मिनट यानी कि 1 घंटा अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखो आजकल हो सकता है कि आप लोग भी, मतलब हम सब लोग थोड़ा मतलब अर्ली अपने लाइफ के अंदर ही हैं, तो इतना पता नहीं लगता अगर हम फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं देते, बट आगे जाके लाइफ के अंदर वो सारी दिक्कतें देती हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सब लोग फिजिकल एक्टिविटी पे अपना ध्यान दें। एंड ये जो स्पोर्ट्स डे है ये लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, एंड ठीक है 3 दिन का ये आपको ये पूरा देखने को मिल जाएगा, और इसको लीड किया जा रहा है बाय द फिट इंडिया मिशन। तो कोशिश यही है कि किस तरह से लोगों के अंदर एक स्पोर्ट्स और फिटनेस का कल्चर हम प्रमोट कर पाएँ, और ओलंपिक के जो आइडियल्स है ना, एक्सेलेंस, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, उनको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और पैरालंपिक प्रिंसिपल्स, करेज, डिटर्मिनेशन, इंस्पिरेशन, इक्वालिटी, उन सबको भी यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा पास्ट में चलते हैं ना, तो आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों ने ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया 2012 के अंदर नेशनल स्पोर्ट्स डे, एंड इसी मौके के ऊपर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पे जो भारत का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग ऑनर है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, वो देते हैं। दरअसल में आप अंडरस्टैंड करना, पहले जो नाम था ना वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, ठीक है ना। फिर बाद में इसका नाम चेंज किया गया 2021 के अंदर। आज के समय इसका जो नाम है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ही है। इसके अलावा अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और बाकी अवार्ड जो प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे दिए जाते हैं, एंड साथ ही साथ कुछ स्कीम्स वगैरह भी लॉन्च की जाती हैं इस डे के ऊपर, जैसे फॉर एग्जाम्पल खेलो इंडिया प्रोग्राम हो गया, ठीक है ना। तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस के रूप में ही हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे को। अब इनका जो जन्म हुआ था 1905 में हुआ था, एंड आप लोग जानते होंगे कि 1928, 1932, 1936 के ओलंपिक्स में हमने 3 गोल्ड मेडल जीते थे, राइट। और ये यहाँ पे मेजर ध्यानचंद जी ने ही मेन रोल यहाँ पे प्ले किया था इस पर्टिकुलर यहाँ पे ओलंपिक्स के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए इनको हॉकी का जादूगर या विजार्ड ऑफ हॉकी भी यहाँ पे इनको बोला जाता है। अगला दोस्तों जो टॉपिक है वो है नुआखाई फेस्टिवल। दरअसल में ये जो नाम है ना, ये 2 शब्दों से बना है, नुआ और खाई। नुआ मतलब न्यू, खाई मतलब फूड, ठीक है। तो एक्चुअल में ना अगर हम बात करें दोस्तों उड़ीसा की, छत्तीसगढ़ की, झारखंड की, उड़ीसा में भी खासकर अगर मैं बात करूँ ना, तो जो संबलपुर है, ठीक है, तो वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को। और नाम क्या है, न्यू फूड फेस्टिवल। होता क्या है ना कि जो आपकी फसल होती है, जो आपकी पैडी की फसल है, राइट, उसको हार्वेस्ट किया जाता है, राइट। उसको हार्वेस्ट करने के बाद ना जो वहाँ के जो डीटीज होती हैं, ठीक है, उनको ये नया खाना मतलब ताज़ी ताज़ी अभी फसल काटी है ना, वही चीज़ ऑफर करी जाती है, ठीक है। तो उसीलिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। खासकर यहाँ पर ना जो माँ स्मलेश्वरी है, ठीक है, उनको यहाँ पर ये ऑफर किया जाता है। इसीलिए पहली
प्रोड्यूस उनको ऑफर की जा रही है, तो इसीलिए न्यू फूड फेस्टिवल के नाम से इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद इसको सेलिब्रेट किया जाता है, नॉर्मली इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर, ठीक है ना। एंड इससे कहीं ना कहीं किसान जो हैं बहुत खुश होते हैं कि हमारी फसल इस बार अच्छी हुई है, तो पहले भगवान को हम यहाँ पे पहला जो है वो चढ़ावा देंगे एंड उसके बाद फिर उस फसल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोग साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, तो यूनिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। एंड साथ साथ इस पर्टिकुलर मौके के ऊपर फोक सॉन्ग्स, संबलपुरी डांस और ट्रेडिशनल डायर के अंदर सब लोग अपना ये डांस वगैरह और फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये था नुआखाई फेस्टिवल के बारे में। आगे आते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड ईरान। थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों पहली बात तो आप लोगों को ना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में पता होना चाहिए। अब ये जो IAEA है ना, ये दुनिया की सेंट्रल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जहाँ न्यूक्लियर फील्ड के अंदर हम कॉपरेशन लेके आते हैं। देखो एक्चुअली ना कि न्यूक्लियर का गलत इस्तेमाल ना हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए हो, सही ढंग से हो। तो उसके लिए यहाँ पे IAEA को बनाया गया। अब इसकी थोड़ी सी आप हिस्ट्री समझना। 1953 में यूएस के जो प्रेसिडेंट थे आइजनहोवर जी, उन्होंने एक स्पीच दी थी एटम्स फॉर पीस। उसके बाद से एक डिमांड उठने लगी कि एक बॉडी होनी चाहिए एंड 1957 में यूएन के मैंडेट के माध्यम से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यहाँ पे बनाई गई। और इनफैक्ट ना यूएन के मैंडेट से बनी थी, इसीलिए जो रिपोर्ट अपनी देती है वो UNGA और साथ ही साथ आपका जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसको यहाँ पे रिपोर्ट करती है। तो कोशिश यही है कि अलग अलग देश हैं वो कंप्लाई करें, ठीक है। नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट के साथ आपकी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हो गया, ठीक है। एंड इसका जो इस्तेमाल है वो सही ढंग से हो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, ना कि न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह जनरेट करने के लिए। इसके लिए सारा जो चीज़ें देखना होता है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ही देखती है। इनफैक्ट इसको अच्छे काम के लिए 2005 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था और भारत भी 1957 से इसका मेंबर है। एंड भारत और USA के बीच में आप जानते होंगे, जब उस टाइम हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उस टाइम के ऊपर ये हमारी US इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई थी। एंड उसके बाद से भारत और IAEA के बीच में सेफ गार्ड एग्रीमेंट 2009 भी यहाँ पे साइन हुआ था। तो ये तो बात होगी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की। अब दूसरी जो बात हमें समझनी है वो थोड़ा सा हमें ईरान के कॉन्टेक्स्ट में समझनी है। देखो मैंने पहले भी आपको बताया था JCPOA के बारे में, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। दरअसल में 2015 में पता क्या होता है, ईरान और ईरान के साथ साथ आपकी जो P5+1 कंट्रीज हैं। P5 तो आप जानते होंगे, व्हाट इज P5? एक तो दोस्तों इसमें USA आ जाता है, आपका UK आ जाता है, आपका फ्रांस आ गया, आपका रशिया आ गया और चाइना, ये तो P5 हो गए। और +1 का मतलब यहाँ पे है आपका जर्मनी। तो ईरान और ये P5+1 कंट्रीज के बीच में 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यहाँ पे साइन किया गया। एंड इसके अंतर्गत बोला दिया गया कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना उसको रोका जाएगा, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इससे ईरान को क्या फायदा? अरे ईरान को मदद दी जाएगी, अलग अलग इंटरनेशनल इकोनॉमिक सैंक्शंस जो हैं वो उसके ऊपर नहीं लगाए जाएंगे। और यहाँ पे ना एक और मैकेनिज्म डाला गया इसके अंदर, वो था आपका स्नैप बैक सैंक्शंस का मुद्दा। एक्चुअली बोला ये गया कि अगर मान लो ईरान ने JCPOA के अपने जो बातें थी वो नहीं मानी, अगर मान लो JCPOA के अंदर बोल दिया गया था ना कि ईरान अपना रिस्ट्रिक्ट करेगा चीज़ों को, पर अगर मान लो एग्रीमेंट की टर्म्स ईरान ने वॉयलेट कर दी तो यहाँ पे बोला गया था कि ईरान के ऊपर लग जाएंगे स्नैप बैक सैंक्शंस। जो सैंक्शन हटा दिए गए थे वो जल्दी से जल्दी बड़ी तेजी से यहाँ पे ईरान के ऊपर लग जाएंगे अगर ईरान इससे पीछे हटने की कोशिश करता है या अग्रीमेंट के टर्म्स को नहीं मानता। तो ये इस तरह से हुए, ठीक है। आगे जाके हमें नोटिस करने को मिलता है फिर डोनाल्ड ट्रंप जी को ये पसंद नहीं आता, वो कह रहे हैं कि यार ईरान बनाया जा रहा है, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो 2018 में आगे जाके ना जो US का हो क्या करता है, US JCPOA से विदड्रॉ कर लेता है अपने आप को। फिर कोशिश करता है USA की स्नैपबैक मैकेनिज्म के माध्यम से उसको लगा दें, सैंक्शन लगा दें ईरान के ऊपर। तो ये सारा मुद्दा यहाँ पे चलता रहता है। तो आज के समय के ऊपर ना एक्चुअली पता क्या है, हालांकि JCPOA तो चलो साइड है, बट एक E3 करके आपको एक 3 कंट्रीज का आपको एक ग्रुप देखने को मिल जाएगा। इस E3 के अंदर आपको फ्रांस, आपको जर्मनी और आपको UK, ठीक है, ये 3 देश आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आज के समय कहीं ना कहीं ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, डिप्लोमेसी के माध्यम से, इंटरनेशनल नेगोशिएशन के माध्यम से कोशिश ये करी जा रही है कि किस तरह से हम डील को यहाँ पे सपोर्ट कर पाएं, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। अदरवाइज यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, इंस्टेबिलिटी की भी आ सकती है। तो इस वजह से ईरान के साथ यहाँ पर बातचीत चल रही है E3 की,
ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की इन जिनेवा। ठीक है, तो कोशिश यही है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे इसका सोल्यूशन दे पाएं। और E3 ने बोला है कि भाई आपके ऊपर हम स्नैपबैक सैंक्शन लगा देंगे, नहीं तो आप जल्दी से जल्दी ये सारा काम आप देखो। एंड ईरान भी काफ़ी हद तक मान गया है। ईरान ने, आप नोटिस कर पाओगे, जो IAEA के इंस्पेक्टर्स हैं वो वापस ईरान के अंदर आ चुके हैं, पहली बार चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए आफ्टर जून 2025, जब से ईरान और इसराइल के बीच में ये स्ट्राइक्स वगैरह शुरू हुई है ना, उसके बाद से पहली बार ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। बाकी पास्ट मैंने आपको समझा ही दिया कि कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला हमारा सामने जो टॉपिक है वो है मिल मेडिकॉन 2025। देखो ये दरअसल में ना, यहाँ पे मिल मतलब मिलिट्री के साथ आपका लिंक कर सकते हो, और मेडिकॉन का मतलब मेडिसिन के साथ कर सकते हो। देखो जब भी कभी युद्ध होता है तो आप नोटिस करते हो वहाँ पे बहुत सारी कैजुअलिटीज आती हैं, बहुत सारे लोग इंजर्ड होते हैं। तो ऐसे टाइम के ऊपर मेडिसिन का रोल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। किस तरह से वहाँ पे लोगों को बचाना है, किस तरह से लोगों को जल्दी से जल्दी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है। एंड इन इस पर्टिकुलर सेक्टर में ना महिलाओं का भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। तो दरअसल में उसी चीज़ को हमने यहाँ पे इनॉग्रेट किया। तो एक कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पर हम बात करते हैं मिलिट्री मेडिसिन के अंदर क्या क्या इनोवेशंस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उनकी बात करी गई। एंड महिलाओं का रोल था, उसको भी यहाँ पे देखा गया, क्योंकि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के 100 ईयर कंप्लीट हुए हैं एंड हम इसमें भी नारी शक्ति को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो भारत में हम ईयर ऑफ रिफॉर्म्स आर्मी के अंदर यहाँ पे मना रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के अंदर 15 देशों से ज़्यादा के रिप्रेजेंटेटिव्स आए, आपस में बातचीत हुई, किस तरह से ट्रॉमा केयर प्रोटोकॉल्स को हम और एडवांस कर सकते हैं, रिफॉर्म्स क्या लेकर आ सकते हैं, बैटल फील्ड रिस्पॉन्स मॉडल्स बनाएं ताकि जल्दी से जल्दी किसी की अगर डेथ होती है तो उसको हम यहाँ पे जल्दी से उसको मतलब इवैक्यूएट कर पाएँ चीज़ों को। बाकी टेक्नोलॉजी भी हम इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं मिलिट्री हेल्थ केयर के अंदर, जैसे टेलीमेडिसिन हो गया, प्रेडिक्टिव डायग्नोस्टिक हो गया, कैजुअलिटी ट्रैक करना हो गया, उसमें AI की मदद यहाँ पे ली जा रही है। और महिलाओं के लीडरशिप रोल्स को, और जो 100 ईयर्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के, वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों से फ़ायदा यही होता है कि सर्वाइवल रेट बढ़ सकते हैं। कोई इंजरी हो चुकी है तो उस पर्सन को या उस पर्टिकुलर मिलिट्री पर्सन को हमें बचाना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, हमारे रिफॉर्म्स वगैरह हम और अच्छे से कर पाएंगे, और इंडिया का रोल ग्लोबल डिफेंस मेडिकल कॉर्पोरेशन के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे इससे बढ़ेगा। तो ये है मिल मेडिकॉन 2025। एक छोटा सा टॉपिक और भी है, इंडिया सऊदी अरेबिया ज्वाइंट डिफेंस कमेटी मीटिंग। दोस्तों इंडिया और सऊदी अरेबिया की 7वीं ज्वाइंट कमेटी मीटिंग आपको देखने को मिली नई दिल्ली के अंदर, जहां दोनों देशों के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने यहाँ पे बातचीत करी। एंड कोशिश यही करी गई कि आने वाले समय के अंदर दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय बायलैटरल डिफेंस टाइज हैं उनको हम यहाँ पे डीपन करेंगे। साथ ही साथ जो पिछली बार हमने यहाँ पे मीटिंग करी थी ज्वाइंट डिफेंस कमेटी की जो मीटिंग थी, उसमें जो डिसीजन लिए गए थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में चर्चा हुई कि कितना कितना काम हो चुका है, एंड आगे कैसे मैरीटाइम कोलैबोरेशन, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, या इवन हमारी जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ। तो मोस्टली ये डिस्कशन था, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है ना, तो साथ ही साथ हमने दिखाया कि किस तरह से हम भारत अब मेक इन इंडिया चीज़ें कर रहा है, भारत के अंदर ही डिफेंस प्रोडक्शन अब ज़्यादातर चीज़ें हम कर रहे हैं। तो हमने कोशिश यही करी है कि साथ में मिलकर और काम किया जा सकता है। एंड भारत ने इवन सऊदी आर्म फोर्सेस को यहाँ पे ट्रेनिंग असिस्टेंस भी यहाँ पे ऑफर करी है, एंड साइबर सिक्योरिटी, IT, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के अंदर हम यहाँ पे कोऑपरेट करेंगे। तो ये थी इंडिया सऊदी अरेबिया ज्वाइंट डिफेंस कमेटी मीटिंग। दोस्तों ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड साथ ही साथ जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, एक था कॉपीराइट एक्ट 1957 के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो स्कोप सेक्शन 13 की ये बात कर रहा है ना, ये दरअसल में बात कर रहा है आपके लिटरेरी वर्क्स की, म्यूजिकल वर्क्स की, आर्टिस्टिक वर्क्स की, सिनेमाटोग्राफिक वगैरह हो गया, उन सब चीज़ों की बात हो रही है। दैट इज़ वाई योर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। दूसरा कह रहा है ये परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या है। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ लिंकेज नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो आपका एक्सटर्नल सेक्टर का लिंकेज होता है। वो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो ये बात करता है कि करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंदर आपके किस किस तरह से गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, है ना, ट्रांसफर्स, इन बहुत सारे आपके जो इस तरह की चीज़ें वो कैसे आ रही हैं, तो वो तो लिंकेज नहीं है। परचेजिंग पावर पैरिटी में तो हम डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं बाय टेकिंग अ कॉस्ट ऑफ अ कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो दैट इज वाई सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। बाकी बात करें एक्साइज ब्राइट स्टार की, तो दोस्तों ये मेजरली आपकी US और इजिप्ट में है, पर आज के समय इसमें बाकी और कंट्रीज भी ऐड हो चुकी हैं। तो इंडिया फ्रांस का यहाँ लिंकेज नहीं है। तीसरा आपका यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा, राइट।
तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।